हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी एसआई, यूपी एस एएसआई और आपका आरओ और यूपी पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। ऑप्शन ए, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू करना। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई जाने वाली अयोग्यताओं को हटाया गया। या आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई जाने वाली अयोग्यताओं को हटाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। अवध, बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो ये है हमारा ऑप्शन ए, अवध। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। और उस समय पे जो किसान सभा होती थी उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र कहाँ बना था, वो था हमारा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ मुख्य केंद्र बना हुआ था। और यह 1920 में जो बाबा रामचंद्र थे, ये 1920 में किसान आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे। और यह मूलतः कहाँ से थे, यह महाराष्ट्र से थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मार्च 1930 में गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किस आंदोलन के शुरू होने का सूचक है। सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, डायरेक्ट एक्शन डे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हमारा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। गांधी जी ने क्या किया था कि साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ जो दांडी मार्च किया था, और 24 दिन की यात्रा के बाद वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में इन्होंने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था। जमींदार, पूर्व राजा, उद्योगपति, नील उत्पादक यानी जो कृषक होते हैं। ठीक है, तो कौन क्या है इसका प्रिवी पर्स का है ऑप्शन बी, पूर्व राजा। यानी क्या था कि प्रिवी पर्स क्या था, जो राज परिवार थे इनको जो विशेषाधिकार प्राप्त होते थे इनसे संबंधित था। यानी इनको पेंशन मिलती थी, तो इन पेंशन और बहुत सारे लाभ इनको मिलते थे, तो उन्हें खत्म करना था। तो पूर्व प्रधानमंत्री जो थी कौन, श्री इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि 26वें संविधान संशोधन 1971 में 26वें संविधान संशोधन 1971 में प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया था। तो याद रखिएगा कौन सा, 26वां संविधान संशोधन 1971। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। रक्षा, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य तथा कृषि, या कोई भी नहीं। सॉरी, तो ये था ऑप्शन सी, खाद्य तथा कृषि। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और इसमें जो मुस्लिम लीग के नेता थे वो शामिल नहीं हुए थे। और फिर बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल हो गए थे, 5 लोग शामिल हुए थे। अब बात यह है कि तो जो मंत्रालय बना उसमें हमारा जो विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध है यह था जवाहरलाल नेहरू जी के पास। रक्षा मामले जो था यह था बलदेव सिंह
बलदेव सिंह, और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय था राजेंद्र प्रसाद जी के पास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल, बम्बई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत तथा पंजाब से। तो यह है हमारा ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा में जो अम्बेडकर जी का निर्वाचन हुआ था पहले बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण क्या हुआ कि वो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से फिर इन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से वापस ये निर्वाचित हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो यह हमारा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार की अवधारणा है, उसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। संप्रभु ये है, धर्मनिरपेक्ष ये भी है, संघीय ये नहीं है, और प्रजातांत्रिक भी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, संघीय, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, फेडरेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और फिर इस शब्द का उल्लेख कहाँ पर है अगर बात किया जाए, इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 1 में है, यानी इसको क्या क्या लिखा गया वहाँ पे, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में किया गया है अनुच्छेद 1 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो ये हमारा हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से, यानी कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, आंध्र प्रदेश सही है, पहला राज्य हमारा बना गया था। फिर यंडाबू संधि, यंडाबू संधि हमारी आसाम में हुई थी, कब हुई थी, यह हुई थी 24 फरवरी 1826 को। फिर है बिलासपुर, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का ही एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा बचा क्या, वर्ष 1966 गुजरात राज्य का बनना। गुजरात राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 मई 1960 को। तो हमारा ऑप्शन डी सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट टू एजुकेशन, देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा है मूल अधिकार है। ठीक है, और किस में दिया गया है, ये हमारा दिया गया है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में 21 का इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इन सभी को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रदान की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो यह है हमारा आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 जो है ये विधायी कार्यों के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को प्रदान करता है। और आर्टिकल 13(2) क्या कहता है, 13(2) कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं इसमें आर्टिकल 17 बताइए, आर्टिकल 17 आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है।
आर्टिकल 17 हमारा क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 क्या है, इसके अंतर्गत होता है हमारा उपाधियों का अंत। फिर हमारा आर्टिकल 245 ये क्या कहता है, यह संसद जो है, संसद संपूर्ण देश के किसी भी हिस्से के लिए तथा राज्य विधानपालिका अपने राज्य या किसी अपने हिस्से के लिए कानून बना सकती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये हमारा सही नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष होता है निर्वाचित प्रतिनिधि, वंशानुगत, मनोनीत या इनमें से कोई भी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी। संसदीय शासन व्यवस्था जो होती है इसमें जो राज्याध्यक्ष होता है वह निर्वाचित भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है और मनोनीत भी हो सकता है। जैसे भारत में क्या है, भारत में निर्वाचित होता है, ब्रिटेन में वंशानुगत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, राष्ट्र की एकता पर। तो ये हमारा ऑप्शन डी, राष्ट्र की एकता पर यह बल देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संघ द्वारा लगाए गए एवं राज्य द्वारा उगाहे और विनियोजित किए गए कर क्या कहते हैं, स्टैम्प शुल्क। केंद्र द्वारा लगाए और उगाहे गए किंतु राज्यों को समनुदेशित किए गए कर, रेल भाड़ों एवं माल भाड़ों पर जो कर हैं। क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा, दोनों सही हैं। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या उपरोक्त किसी का नहीं। तुम्हारा हो जाएगा उपरोक्त किसी का नहीं, क्योंकि भारत की जो संचित निधि होता है इस पे नियंत्रण होता है संसद का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन करने के लिए संसद सशक्त है, सही है। भारत के किसी वर्तमान राज्य की सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित कोई विधेयक केवल राज्यसभा में तथा केवल भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो यह गलत है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कैसे निकालते हैं कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय और इसे हम जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा निकल आता है प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय जो निकलेगा इसमें हम जो हमारा लॉस है, लॉस, ठीक है, और इससे जो हम निकाल देते हैं अगर, तो हमारा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जो है ये हमारी आ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनके नीचे कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है। कारण है कि शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट का प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। तो सही है, ये हमारा कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तुम्हारा ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी, ए और दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है ऑप्शन बी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है, वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है, निर्गम कीमतों के नाम से जानी जाती है, उच्चतम कीमतों के नाम से जानी जाती है। तो इसे हम कहते हैं वसूली कीमतों के नाम से यह जाना जाता है, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि बैंक दर का तात्पर्य है उस ब्याज दर से जो वाणिज्यिक बैंकों के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है, जो कर्ज और अग्रिम पर प्रभावित करते हैं, जो बंध पत्रों पर देय होता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बट्टागत करते हैं। तो ऑप्शन डी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित पत्रों पर बट्टागत करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से, घुड़दौड़ से, करारोपण से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। इनसाइड ट्रेडिंग सबको पता होगा, यह हमारा शेयर बाजार से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, उपरोक्त सभी। तो हमारा संरचनात्मक सुविधाओं का विकास भी है, कृषि का पुनरुद्धार भी है, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं की उपलब्धता भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तांबे की कमी, बोरॉन की कमी, ऑक्सीजन की कमी या पोटेशियम की कमी। तो हमारा क्या है, ऑप्शन सी, पोटेशियम की कमी। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आलू होता है वो अनियमित आकार का हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, आलू अनियमित आकार का हो जाता है। और आलू उत्पादन में भारत जो है वो चीन के बाद दूसरे स्थान पे है, यानी भारत किस पे है, दूसरे पे, और चीन पहले स्थान पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। योजना के कोर सेक्टर का तात्पर्य है कृषि, चयनित आधारभूत उद्योग, रक्षा, लोहा एवं इस्पात। तो ये हमारा है लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी। कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या होता है कि लोहा, इस्पात, साथ में हमारा दूर संचार, शक्ति, सड़क निर्माण, रेलवे। ठीक है, ये जो हमारी जो आधारभूत संरचना यानी हमारी जो भी होती है आधारभूत संरचना, इससे जुड़ी होती है कोर सेक्टर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया था? किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2008-9, 9-10, 10-11 और 11-12। ये हमारा है 2011-12 में। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है वर्ष 2011-12 में आरंभ किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था एनआर सरकार ने, कस्तूरी भाई लाल भाई ने, जयप्रकाश नारायण ने, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो यह है हमारा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, इन्होंने गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था कब, 1944 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है 1961 से 71, 1981 से 91, 91 से 2001 और 2001 से 2011। देखते हैं 1961 से 71 में कितनी रही है वृद्धि दर, रही है 24.80%। 81 से 99 के मध्य जो वृद्धि हुई है ये हुई है 23.87%। फिर 91 से 2001 के बीच जो वृद्धि हुई है ये 21.54% हुई है। और उसके बाद हमारा 2001-2011 का जो हमारा रहा है ये रहा है 17.7%। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हमारी कब रही है, 2001
2001 से 2011 के मध्य। अब इस साल का देखना है अब की क्या होगा, 2011 से 2021। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो हमारा है उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा है उत्तराखंड में, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.9% है, मध्य प्रदेश की 69.3% है, उत्तराखंड की 78.8% और उत्तर प्रदेश की 67.7% है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो अनुपात है ग्रामीण जनसंख्या का वो यहाँ पे है 90%। वहीं पे अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार का है 88.70%। और ठीक है 4 अगर बात करें और इसके बाद फिर क्या आता है, फिर असम आता है जिसका 85.9% है, फिर उड़ीसा है उसका 83.3% है। सबसे ज़्यादा किसका है हमारा 90% हिमाचल प्रदेश का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है। दिल्ली एवं कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलुरु, मुंबई एवं कोलकाता, मुंबई एवं दिल्ली। तो ये हमारा ऑप्शन डी मुंबई एवं दिल्ली में। अगर भारत के 4 महानगरों की जो जनसंख्या का अवरोही क्रम निकाला जाए तो वो किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा मुंबई, उसके बाद हमारा आ जाएगा दिल्ली, फिर हमारा है कोलकाता और उसके बाद हमारा है बेंगलुरु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी। तो ये हमारा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यहाँ का जो नगरीकृत है उसकी प्रतिशत की बात की जाए तो ये है हमारा 35.67%। वहीं अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो यहाँ पे है 78.07%। बात की जाए अगर पुडुचेरी की, ये हमारा है 68.33%। और अगर बात की जाए दादरा नगर हवेली की तो ये है 46.72% है, जो इतने लोग हैं नगरों में निवास करते हैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ 1985, 1989, 1991 और 1994 में। तो विश्व पर्यावरण का आरंभ हुआ था अक्टूबर 1991 में और 183 देशों के सहयोग से हुआ था। ठीक है, और इसे 1992 में जो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके दौरान इसकी जो है स्थापना हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1991। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि न्यून पोषक सांद्रता वाले जलाशय हैं वेलांचल क्षेत्र में, अल्पपोषी क्षेत्र में, नेरिटांचली क्षेत्र में, नितल क्षेत्र में। तो ये हमारा है ऑप्शन डी नितल क्षेत्र में। जो पोषक तत्वों की बात की जाए इनका जो अवरोही क्रम होता है तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है वेलांचली क्षेत्र आता है, फिर हमारा अल्पपोषी आता है, उसके बाद हमारा नेरिटांचली क्षेत्र आता है और फिर हमारा नितल क्षेत्र आता है। यही कारण है कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं इनकी भी जो सांद्रता होती है ये इसी क्रम में ही, अवरोही क्रम में ही पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है।
हाइड्रोजन, पावर अल्कोहल, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी जिसे हम CNG कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन जो है ये न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? 80D। ठीक है, क्या हो जाएगा? 80 का डी। ओजोन परत में छेद क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बनिक यौगिक से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? 2000, 2008, 2012, 2015। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर जो भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना थी यह 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई थी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसकी न्यू दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1968, 1992, 1972, 1974। तुम्हारा हो जाएगा ये ऑप्शन बी 1992 में। वर्ष 1992 में गजतमे, ठीक है, ये हाथी संरक्षण, गजतमे नाम से हाथी संरक्षण परियोजना जो है वो चलाई गई थी और वर्तमान में यह परियोजना 16 राज्यों में चल रही है। ठीक है, और देश में जो पहला हाथी पुनर्वास केंद्र जो है, पुनर्वास केंद्र वो कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ऊर्जा का अक्षय स्रोत है कोयला, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस और सूर्य। तो हमारा क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है हमारा सूर्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेर। तो ये हमारा हो जाएगा, सबको पता होगा आंसर ये इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिण पॉइंट है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह में पॉइंट है जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ठीक है, 2-3 नाम है इसके। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।